हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल का स्वागत करता हूं आप सब बच्चों को आज के इस सेशन में। और आज जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी कुछ दिन पहले, आज उस जर्नी में हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। एडवांस अकाउंट का आज हम कर रहे हैं जी अंतिम सेशन, सेशन नंबर 21। बहुत सारे थॉट्स के साथ माइंड में और काफी सारे चैलेंजेस भी थे, बट स्टिल आई थॉट दैट यस आई शुड डू इट। और हमने 21 डेज चैलेंज अपना अनाउंस किया था, नॉट फॉर वन सब्जेक्ट बट फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट, जहां पर हमने एक बीड़ा उठाया कि 21 सेशन फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट एडवांस कॉस्ट एंड एफएमएसएम हम लेंगे। और आज उस कड़ी में अंतिम सेशन पर हम आ पहुंचे। एडवांस अकाउंट का सेशन नंबर 21 है हमारा जी, अंतिम सेशन, जिससे पहले सभी चैप्टर्स और सभी एएस जितने भी सिलेबस में हम सबको टच अपॉन कर चुके हैं। और लास्ट के जो 2 एएस हमारे बचे हैं, एएस नंबर 28 और 29, उसकी बातचीत हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है एंड उम्मीद करता हूं जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ बने हैं दे ऑल विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी एंड देमसेल्व्स एज वेल कि आप सब बच्चों ने इस कड़ी में मेरा साथ निभाया। तो फटाफट से आज कंजूसी नहीं करेंगे, सबसे पहले वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लीजिए प्रेस। और जो नोट्स इन सेशन में यूज हो रहे हैं कहां से मिलेंगे जी? टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर बने रहिए, क्योंकि काफी सारी अमेजिंग चीजें, नोट्स एक्सेट्रा हम वहां पर शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर तो बिना माता रानी के जयकारे के हम स्टार्ट नहीं करेंगे। माता रानी की कृपा से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अदरवाइज मनुष्य में इतना साहस कहाँ है, भगवान ही साहस जो है देता है। तो जयकारा श्रीलदा बोल साचे दरबार की जय। माता रानी सब पर कृपा करे, सद्बुद्धि दे सबको, हमें भी आपको भी, और आने वाले एग्जाम में आप बच्चों को पास करवाए। तो पुत्र एडवांस अकाउंट डे नंबर 21 हमारा, जो कि बात करेगा एएस नंबर 28 और एएस नंबर 29 के बारे में। एएस नंबर 28 नया इंट्रोड्यूस किया गया सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में, पहले सीए फाइनल में होता था, जो बात करता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट की। एएस नंबर 28 सीधी सीधी बात कहते हैं कि भैया तुमने बुक्स में जो अमाउंट एसेट का कैरी कर रखा है वर्सेस जो उसकी फेयर वैल्यू बन रही है मार्केट में, जरा उसको देखो एंड चेक करो कि क्या आपका अमाउंट बुक्स में ज्यादा तो नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा है तो आप क्या करो, उसको कम कर दो, इंपेयर कर दो। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स नहीं बता रहा, बिल्कुल सिंपल टर्म्स बता रहा हूँ। टेक्निकल टर्म्स अभी देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। और एएस नंबर 29 क्या कहता है? एएस नंबर 29 डील करता है, ये पहले से भी सी एंटर में था, अब भी सी एंटर में, प्रोविजंस, कंटेंट, लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स की। तो 3 चीजों की बात करता है। प्रोविजन, किस केस में आपको प्रोविजन बनानी होगी, कुछ केसेस में आपको लायबिलिटी को प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दिखा दो, कंटेंट लायबिलिटी के तौर पर चलेगा। एंड कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो कि अभी एसेट्स बने नहीं है लेकिन लग रहा है आने वाले पीरियड में बन सकते हैं, लेकिन प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट कहता है जब तक एसेट बना नहीं है इसको मानना मत। तो इनको कंटिंजेंट एसेट मानते हुए आप सिर्फ डिस्क्लोज करते रहिए, रेकॉग्नाइज नहीं करना। इवन डिस्क्लोजर भी नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं किया जाता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में किया जाता है। तो ये वाली चीज जो है हम यहां से देख रहे हैं। तो कुछ प्रश्न आज हम करने वाले हैं एस 28 और 29 दोनों के, और साथ में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उत्तर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 पर, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, तो पहला प्रश्न हमारे सामने आता हुआ, क्वेश्चन सेज पुत्र एक्स लिमिटेड एक कंपनी है हैविंग अ प्लांट यानी कि एसेट कैरिंग अमाउंट है 100 लाख का 31 मार्च को। कहते जी बैलेंस लाइफ है इसकी 5 साल की और 5 साल के बाद रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी 5 लाख की। एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम यूजिंग द प्लांट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। तो क्वेश्चन बता रहे हैं अगले 5 साल में आपको इतने इतने रुपए का फ्यूचर कैश फ्लो आएगा, और याद रखना 5वें साल के एंड पे एक रेजिडुअल वैल्यू भी आने वाली 5 लाख की। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज फॉर प्लांट इफ द डिस्काउंट रेट इज 10% एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट इफ द नेट सेलिंग प्राइस इज 60 लाख रुपी। तो ये क्या टर्म्स है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था टेक्निकल टर्म्स, तो पढ़ते हैं, आइए इसे समझते हैं। क्वेश्चन कहता है जी एसेट है कैरिंग अमाउंट है 100 लाख, बुक्स में इस समय 100 लाख का शो हो रहा है। आपको इसे कंपेयर करना होता है किसके साथ? टेक्निकल टर्म रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? इट इज हायर ऑफ द टू। कौन टू? एक होता है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कैसे निकलता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो भी फ्यूचर कैश फ्लो आई शुड से आएंगे उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, उस वैल्यू कहते हैं वैल्यू इन यूज। और एक वैल्यू होती है जी नेट सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों में से जो हायर होता है वो रिकवरेबल अमाउंट है। अब मान लो हमने सॉल्व किया, जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी एक्चुअल नहीं बात कर रहे, रफली बात कर रहे हैं। आपने सॉल्व किया, आपका वैल्यू इन यूज आ गया 90 लाख, नेट सेलिंग प्राइस दिया 60 लाख का, तो दोनों में से हायर क्या है? 90। तो आपका रिकवरेबल अमाउंट हो गया 90 लाख, लेकिन आपका कैरिंग अमाउंट कितना है? 100। आपका कैरिंग अमाउंट 100 है जबकि रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ 90 है, तो आपने 100 का कैरी क्यों किया हुआ? तो इस केस में इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा आपका 10 लाख रुपए का। तो इंपेयरमेंट लॉस बेसिकली कब आता है? व्हेन द कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट। लेकिन हमसे इसमें वो ये नहीं पूछ रहा, हमसे वैल्यू इन यूज पूछ रहा है और रिकवरेबल अमाउंट
पूछ रहा है, ये दो चीजें हमें निकाल कर बतानी है। तो वैल्यू इन यूज के लिए क्या करेंगे, आपको इन फ्यूचर वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, हमने ईयर लिख लिया 0 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इन सभी सालों में आपके कैश फ्लो आ रहे हैं, क्वेश्चन ने बताया 50 लाख, 30 30 20 और 20, और 31 मार्च 2006 मतलब लास्ट ईयर में एक रेजिडुअल वैल्यू भी आपको आ रही है 5 लाख रुपए की। डिस्काउंटिंग करनी है 10% पर, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर पर 1 डिवाइड बाय 1.10 करेंगे, पहले साल का 0.909, फिर 826 751 683 और 620। याद रखना ये वाला सेम यहां पर आएगा क्योंकि ये दोनों आपके फिफ्थ ईयर के फैक्टर हैं, ईयर नंबर 5 के हैं। बच्चे गलती से यहां पर ईयर नंबर 6 का लिख देते हैं, ये गलती नहीं करनी। फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, ये वैल्यूज आ जाएंगी पुत्र आपकी। इन सब का सम टोटल करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू इन यूज। तो कितना है 121.92। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लो इज 121.92, जिसको वैल्यू इन यूज कहते हैं। अब क्वेश्चन ने हमें कहा एक तो वैल्यू इन यूज निकाल दिया, दूसरा रिकवरेबल अमाउंट। मैंने क्या बताया, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ द टू, वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस। सो आपका नेट सेलिंग प्राइस है 60 लाख, तो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो हायर होगा वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस का। तो रिकवरेबल अमाउंट आपका 121.92, और इस केस में कोई भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं बनता क्योंकि आपका कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट आपका ज्यादा है। तो ऐसा प्रैक्टिकल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर पुत्र। ठीक है जी, अंतिम सेशन है, जो भी बात है मुझे आज ही करनी होगी, आज के बाद तो नहीं मिल पाएंगे। तो आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने हमारी क्लासेस ली होंगी, एंड डेफिनेटली बहुत मजा आया होगा आपको रेगुलर फास्ट ट्रैक जो भी आपने बैच लिया है। कई बार बच्चे जब जब मैं पूरे भारत भर में मैराथन सेशन कंडक्ट करते हैं, कहीं पर भी बच्चे मिलते हैं, तो बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं सर आपके बारे में काश पता होता ना, आपसे क्लास लेते। तो हमने किसी और से क्लास ले ली। तो मैं यही कहूंगा अगर आप बच्चों को हमारी टीचिंग पसंद आई, क्योंकि मैं किसी भी और चीज में बिलीव नहीं करता, मैं कहता हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट पब्लिसिटी। ठीक है ना, अगर आपको अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और जूनियर्स को बताइए, सो दैट वो भी क्वालिटी एजुकेशन ले सकें, और हमारी क्लासेस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट caroutlook.com से जो है आप ले सकते हैं। और साथ साथ पुत्र इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाना, क्योंकि सेशंस के बाद तो आप अपनी पढ़ाई में मशगूल हो जाओगे, हम भी अपनी लाइफ में व्यस्त रहेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चों के साथ हम टच में रहते हैं। तो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे जरूर बताना, और उसके बाद भी अपनी लाइफ जर्नी में एक दूसरे के जो है हालचाल जानते रहेंगे। तो इंस्टाग्राम पर भी पुत्र जुड़ जाना। तो सारे ना मेरे नाल आओ जी पुत्र। इस नाल आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन है AS 29 का, कहता है जी व्हेन शुड द प्रोविजन बी रिकॉग्नाइज। तो AS नंबर 29 में पैरा नंबर 14 के अंदर 3 कंडीशन लिखे हैं। कहते हैं भाई अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होगी ना तो आप इसको प्रोविजन बनाकर अपनी किताबों में ले आना। क्या कंडीशन है देखते हैं जी। प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन नंबर 1 एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मोर देन 50% चांस ऑफ अकरेंस। मतलब ये चीज अभी तक लाइबिलिटी बनी नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है मोर देन 50% चांस है बन जाएगी। इट इज प्रोबेबल, लग रहा है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बोडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। और जो पहले पॉइंट में लग रहा है कि ऑब्लिगेशन है, 50% ज्यादा चांस है, उसके लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, एम्बडिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि अपने एंड से हमारे एसेट्स जो है जाएंगे, एंड जो अमाउंट जाएगा उसका रिलायबल एस्टिमेट भी बनाया जा सकता है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे इस चीज को प्रोविजन बनाकर अपनी बुक्स के अंदर ले आइए, रिकॉग्नाइज कर लीजिए। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। What do you understand by the contingent asset? Also state the disclosure requirement. तो contingent asset क्या है? ऐसा एसेट जो भी तक कंफर्म नहीं है, फ्यूचर में पता चलेगा, अनसर्टेन है, अनसर्टेन इवेंट्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। सो इट्स अ पॉसिबल एसेट which arises from the past event, existence of which will be confirmed, will be मतलब फ्यूचरिस्टिक है, only by occurrence or non occurrence of one or more अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर निर्भर करता है, और जो ये फ्यूचर इवेंट है दीज आर नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। और जो ऐसे फ्यूचर इवेंट है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे एसेट को हम अपना करंट एसेट नहीं बोल सकते कि हाँ ये मेरा एक्चुअल में एसेट बन गया, इसको हम कहेंगे कंटिजेंट एसेट। एंड इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लेकर आना इसको, बट डिस्क्लोज करेंगे कहां, इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में सिर्फ आप इसको दिखा दोगे कि हमें ऐसा लग रहा है ये हमारा एसेट बन सकता है। जब एक्चुअली बन जाएगा फिर आप इसको अपनी बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट के अंदर ले आइएगा। प्रश्न नंबर 4, बढ़िया प्रश्न एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कहता है जी कंपनी है सन लिमिटेड, इट हैज एंटर्ड इनटू अ सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपीज 5 करोड़ विद एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 1-2। तो 5 करोड़ रुपए का सेल कॉन्ट्रैक्ट है, सन लिमिटेड ने सामान सप्लाई करना होगा, तो सेल वैल्यू 5 करोड़ एक्स लिमिटेड को। कहता है जी इस प्रॉफिट ऑन दिस ट्रांजेक्शन इज रुपी 1 करोड़, तो 1 करोड़ रुपए का हमें प्रॉफिट भी होगा। नाउ डिलीवरी ऑफ गुड्स हैव टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेक्स्ट ईयर, डेट इज 2-3। तो अगला जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसके पहले मंथ में हमें डिलीवरी करनी है सामान की। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सन लिमिटेड टू डिलीवर विद इन द शेड्यूल, और अगर बाई चांस आप नहीं कर पाए ऐसे डिलीवरी, कंपेंसेशन ऑफ 1.5 करोड़ इज टू बी पेड टू एक्स लिमिटेड। 1.5 करोड़ की कंपेंसेशन पेनल्टी लगेगी।
कहता जी क्या हुआ, सन लिमिटेड प्लान्ड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ 1-2, कहता जो लास्ट मंथ आएगा ना इसका मार्च 2002 उसमें हम मैन्युफैक्चर कर देंगे, लेकिन कहता बैलेंस शीट की डेट आ गई, गुड्स वर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, पूरा महीना खत्म हो गया, बैलेंस शीट गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हुए, एंड इट वाज अनलाइकली दैट सन लिमिटेड विल बी एबल टू मीट द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, और अब हमें लग रहा है कि सन लिमिटेड ये ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पाएगी। सवाल, शुड सन लिमिटेड प्रोवाइड फॉर कंटिजेंसी एज पर एस 29, या शुड, ठीक है, शुड प्रोविजन बी मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट। पहला पॉइंट तो कह रहे हैं कि क्या आपको प्रोवाइड फॉर या मतलब प्रोविजन बना लेनी चाहिए, दूसरा ये जो प्रोविजन बनाओगे कितने अमाउंट की होनी चाहिए, शुड द प्रोविजन बी मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट, कंपेंसेशन कितनी थी 1.5 करोड़, प्रॉफिट कितना था 1 करोड़, तो कहता क्या हम इसमें से ये माइनस करके सिर्फ 50 लाख रुपए की जो है वो प्रोविजन बनाएं या पूरे 1.5 करोड़ की बनाएं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये आएगा कि भाई वो पूछ रहा है क्या इसकी प्रोविजन बना दें, डेफिनेटली आपको लॉस होने वाला है क्योंकि आपने गुड्स जब तक मैन्युफैक्चर नहीं किए तो ऑब्वियस सी बात है आप सप्लाई भी नहीं कर पाओगे, तो कंटिजेंट मतलब प्रोविजन तो आप बना लीजिए। दूसरी चीज, जब प्रोविजन बनाओगे यार जब ट्रांजैक्शन ही नहीं करी तो प्रॉफिट कहां से आएगा, तो आपके लिए ये वाली चीज इररेलेवेंट है, यू विल हैव टू मेक द प्रोविजन ऑफ होल अमाउंट ऑफ 1.5 ईयर, क्योंकि इतना आपकी पॉकेट से एज अ पेनल्टी जाने वाला है। आइए पढ़ते हैं। So AS number 29 provides that when an enterprise has a present obligation as a result of past event which requires an outflow of resources, मतलब तीनों कंडीशन है जो हमने पिछले प्रश्न पढ़ी, and the estimate can be made of the amount of obligation, तो provision should be recognized। अब तीनों ही चीजें, एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मोर देन 50% चांस है अकरेंस का कि आप नहीं कर पाओगे, हाँ जी, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा क्या, हाँ जी, और तीसरा क्या उसका रिलायबल एस्टिमेट बना सकते हो, हाँ जी, 1.5 करोड़ रुपए पता ही है। सो सन लिमिटेड हैज द ऑब्लिगेशन to deliver the goods within the scheduled time, it is probable that you will fail to deliver the goods and it is possible to estimate the amount of compensation as well. Therefore, Sun Limited should provide for the contingency amounting to 1.5 CR as per AS number 29. दूसरा point, provision should not be measured as the excess to be paid over the profit only because goods were not manufactured before 31st March, तो कोई भी profit आपको अब तक एक्रू हुआ ही नहीं है। So provision should be made for the full amount of compensation, that is 1.5 CR, आपको पूरे अमाउंट का 1.5 करोड़ रुपए का पुत्र बनाना पड़ेगा प्रोविजन, ठीक है जी। शुड बी कंफर्टेबल, शुड बी एग्रीएबल टू ऑल। आइए जी, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ प्रोविजन, कहता जी प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, ठीक है, करेक्ट लग रहा है। दूसरा कहता जी प्रोविजन इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ना पॉसिबल नहीं, प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा, प्रोविजन इज अ क्रेडिट बैलेंस सेटअप टू ऑफसेट अ कंटीजेंट एसेट सो दैट द इफेक्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज, जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रोविजन इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन ए, जहां पर बता रहा है इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जहां पर लेस देन 50% चांस ऑफ अकरेंस है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है जहां पर 50 है उससे ज्यादा का चांस होता है, तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं होता, प्रोविजन के केस में होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट आ रहा है जी अंतिम प्रश्न हमारे सेशंस का, क्या बात है, बहुत मजेदार। सल्यूट टू ऑल फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशंस। Reimbursement should be recognized only when it is dash that it will be received consequent upon the settlement of obligation। तो कई बार आप जब प्रोविजन बनाते हैं वो सोलली आपका ड्यूटी नहीं होता, तो आप जब सेटल करेंगे उसके बाद ना आपको रीइंबर्समेंट आने का चांस है, लेकिन अब तक आई नहीं है, तो कहता क्या हम उसको रिकॉग्नाइज कर लें या ना कर लें, तो एएस 29 कहता है इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज डैश, तो पूछ रहे डैश में क्या आएगा, व्हेन इट इज एक्चुअली सर्टेन, या व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन, या व्हेन इट इज रीजनेबली सर्टेन, या व्हेन इट इज कॉन्फिडेंट। अब देखो एक लेमैन के लिए ना सभी वर्ड्स का मतलब सेम है, बट बीइंग फ्रॉम द फाइनेंस फील्ड और यार अकाउंटिंग से जब पढ़ रहे हैं तो हमें एएस के हिसाब से बात करनी है कि कौन सा आंसर आना चाहिए इसमें। तो एएस ने जो टेक्निकल नेम पुत्र यहां पर दिया है वो है वर्चुअली सर्टेन। सो व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन, जब आपको ऑलमोस्ट पक्का पक्का लग गया, रीजनेबल सर्टेन से काम नहीं चलेगा, रीजनेबल होता है कम, वर्चुअल मतलब ज्यादा, तो वर्चुअली सर्टेन जब हो गया कि हाँ मुझे रीइंबर्समेंट आ जाएगी, तो आप उस रीइंबर्समेंट को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, यानी कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उस रीइंबर्समेंट को भी दिखा सकते हो। एक तो मैं दिखा रहा हूं प्रोविजन, लेकिन ये तो एज अ लाइबिलिटी आ रहा है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो 1 लाख रुपए मुझे देना पड़ेगा और हमें लग रहा है कि 80,000 रुपए रीइंबर्समेंट का आ जाएगा, तो आप उसे एसेट बनाकर दिखा सकते हो, लेकिन कब, कहता अगर वर्चुअली सर्टेन हो, तो करेक्ट ऑप्शन है वर्चुअली सर्टेन होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी खत्म होता है।
बहुत मजा आया इस जर्नी में आप लोगों के साथ। एंड बस अब बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ यू हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस सेशन। और एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपको लगेगा यार मैं कौन से क्वेश्चंस करूं, तो आपके पास हर चैप्टर का, हर एएस का कम से कम एक क्वेश्चन इन सेशंस में आपको जरूर मिलेगा। ऑब्वियसली एक से ज्यादा है, लेकिन मिनिमम मैंने एक कह दिया, तो आप इन सेशंस को देख सकते हैं। सारी पीडीएफ, सारे सॉफ्ट कॉपी नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। और जब मैंने नोट्स बनाए तो पूरा हार्ट एंड सोल अपना डाला है कि बेस्ट तरीके से, बेस्ट प्रेजेंटेशन से नोट्स बना सकूं, सो दैट आपके लिए काफी जो है उत्तर ये लाभदायक हो जाए। ठीक है जी, इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय।